थोड़ा सा मैंने कल बताया था। एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इफ यू हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द काइंड ऑफ ए रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, यू कैन से इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. ठीक है, you know that how many phases are there in the cardiac cycle? 4 phases are there, and these are joint diastole, atrial systole, then ventricular systole, then atrial diastole, and then ventricular diastole. ठीक है बेटे, तो during all these phases the pumping of the blood it takes place by the heart. So how can you observe that the action potentials which are generated by the sinoatrial node or the AB node? ठीक है, तो इसको कैसे ऑब्जर्व करना है? तो कहते हैं कि समटाइम्स व्हेन यू विजिट अ हॉस्पिटल, व्हाट यू ऑब्जर्व, you see a patient lying over the bed and some leads, you know, kind of wires having the knobs, they are attached with the body of the patient. तो दो लीड्स तो उन्होंने कहाँ पे लगाई होती हैं? उसकी लेफ्ट और राइट आर्म जो है उसकी रिस्ट पे लगाई हुई होती है, और एक लीड जो होती है उसके लेफ्ट एंकल पे लगाई हुई होती है. ठीक है, तो by the doctors they have done this in order to measure the electrical activity of the heart. That is the measurement related with the action potential that is generated by the SA node as well as the AB node. ठीक है, so I have drawn this graph. ठीक है, when you see the screen of the monitor of that television जो patient के पास में लगाया होता है, तो इस तरह का आपको एक ग्राफ नजर आता है. ओके बेटे, सी एक छोटी सी वेव आपको इस तरह से नजर आएगी जिसको हम पी वेव कहते हैं. देन आपको एक बिगर स्लोप वाली वेव नजर आती है जिसे हम QRS कहते हैं. उसके बाद देखिए फिर से आपको एक छोटी वेव नजर आती है जिसको हमने अल्फाबेट T से डेजिग्नेट किया है, और उसके बाद फिर से आपको P से मिलती जुलती एक वेव जो है यहाँ पे इनिशिएट होती हुई नजर आती है. ठीक है बेटे, तो हाउ वी कैन व्हाट वी स्टडी अबाउट दीस लेटर्स? तो कहते हैं कि दिस स्मॉल वेव व्हिच इज डेजिग्नेटेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट T, it actually tells us about the depolarization of the auricles. ठीक है, you know that when the blood it enters into the right and the left auricle, what happens? The right and the left auricles they receive a signal, they receive an action potential from the sinoatrial node for their contraction. So this P wave it actually represents the contraction of the atria of the auricles. ठीक है बेटे, तो यहाँ से वो कहते हैं कि P लेटर जो है आपको ये बता रहा है कि दोनों ही ऑरिकल्स जो है ब्लड आ चुका है. नाउ दीस ऑरिकल्स दे आर इन द सिस्टोलिक फेज, एंड दिस इज नोन एज द डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल्स. इसको डीपोलराइजेशन बोला गया है. एंड आफ्टर दिस वी हैव अ वेव दैट हैव अ बिगर स्लोप दैट इज QRS complex. ठीक है, तो व्हाट इज दिस QRS complex? दिस QRS complex actually tells us about the depolarization of the ventricles. Okay बेटे, depolarization of ventricles actually means that this auricular blood now enters into the ventricle, and the ventricle they receive the blood. Now this is the contraction phase of the ventricle. ठीक है बेटे, तो वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे. तो आपको पता है कि जब भी वेंट्रिकल्स जो है उन्होंने कंट्रैक्ट करना है तो व्हाट दे डू, they have to pour their blood in the respective organs. And you know that the right ventricle they have to pour their blood in the pulmonary artery, and the left ventricle have to pour their blood in the aorta. तो कहते हैं कि ये QRS कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल. ठीक है, बेसिक ऐसे तो QRS कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एक्चुअली हमें पेशेंट जो है उसकी हार्ट बीट की जानकारी देते हैं. ठीक है बेटे, गिवन टाइम के अंदर एक पेशेंट जो है उसकी हार्ट बीट कितनी है. जैसे आपको पता है कि हार्ट बीट जो है वो एक्चुअली जो है हमें किसके बारे में बताता है? कार्डियक साइकिल्स के बारे में बताता है. और पर मिनट के अंदर हार्ट बीट कितनी रहेगी? आपको बताया था 70 to 75 के बीच में रहती है, लगभग 72 के आसपास होती है. तो अगर आप QRS कॉम्प्लेक्सेस जो है उसको एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर काउंट कर लेते हैं, then this means you can easily find out whether the heartbeat of a patient is a normal one or it deviates from the normal value. ठीक है, one very important thing that we have discussed here is the shape of this QRS complex is roughly same in all the patients. ठीक है, तो डॉक्टर जो है उनके पास इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है और इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. और डॉक्टर जो है इसमें QRS कॉम्प्लेक्सेस जो इनकी शेप को स्टडी करते हैं. ठीक है बेटा, ज्यादातर सभी पेशेंट के अंदर ये शेप जो है वो एक जैसी होगी. If there is any deviation in the shape of this QRS complex is
This means that patient is supposed to suffering from any kind of cardiac disorders. ओके बेटे, तो देखो क्यू जहाँ पे लेटर लिखा है वहां से वो कहता है कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कुछ टाइम तक वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट फेज में रहते हैं, सिस्टोलिक फेज में रहते हैं, और उसके बाद एस फेज जो है वो डेसिग्नेट करता है कि वेंट्रिकल्स जो है उनका लगभग सिस्टोलिक फेज जो है नाउ इट इज गोइंग टू कंप्लीट। Okay, but there is one wave I have also written here, that is the T wave, and T wave here represent that now the ventricles they comes out from that systolic phase. ठीक है, तो T wave ये बताता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो अपने सिस्टोलिक या कॉन्ट्रैक्टेड फेज से बाहर आ गए हैं और अब उनका कौन सा फेज स्टार्ट हो रहा है, रिलैक्सेशन वाला फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटे, तो T यहाँ पे एंड हो रही है, वहां पे आप ये कह सकते हैं कि लगभग वेंट्रिकल्स जो है वो अपने 100% कौन से फेज में चले गए हुए हैं, अब डायस्टोलिक फेज में चले गए। एंड यू नो दैट कि वेंट्रिकल्स जब अपने डायस्टोलिक फेज में चले जाते हैं तो ऑरिकल्स दे आर ऑलरेडी इन द डायस्टोलिक फेज, एंड व्हेन बोथ ऑरिकल्स एज वेल एज वेंट्रिकल्स दे आर इन द व्हाट फेज, डायस्टोलिक फेज, देन दैट इज नोन एज द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है बेटे, तो व्हाट काइंड ऑफ साउंड यू जनरली ऑब्जर्व व्हेन यू विजिट अ हॉस्पिटल, तो कहते हैं कि ये वाली जो बीप आपको सुनाई देती है ऐसे सुनाई देती है, पर अगर कोई पर्सन जो है उसको कोई कार्डियक डिसऑर्डर है उस केस में ये बीप जो है ना वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी आपको शेप में डिविएशंस नजर आने लग जाती है। ठीक है, या फिर पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो रखी है तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको बहुत स्पीड से मिलने लग जाएंगे, और कई बार व्हेन द पेशेंट इट एंटर्स इनटू द स्टेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में या अदर कार्डियक डिसऑर्डर में तो स्लोप आते ही नहीं है, उसकी जगह पे स्ट्रेट लाइन आने लग जाती है, कई बार फिर स्लोप आने लग जाते हैं, पर अगर फिर से स्लोप नहीं आते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन आने लग जाती है, दैट मींस कि पर्सन जो है वो लगभग अपनी डेथ के नियर है। ठीक है बेटे, उस केस में कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो समटाइम्स द डॉक्टर्स दे आर जनरली ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ईसीजी, इसे हम स्टैंडर्ड ईसीजी कहते हैं। But in case of some critical conditions, when the patient is in critical condition, instead of measuring the standard ECG, that is the electrocardiogram, what the doctors do, they used multiple type of leads, and so many multiple type of leads they are attached here on the chest of the patient. ठीक है बेटे, पेशेंट के चेस्ट पे आपने देखा 10 से 12 तक जो है लीड्स लगाई हुई होती हैं, और उस केस में डिटेल एनालिसिस की जाती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हार्ट की। इसका मतलब दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर। ओके बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है सिग्निफिकेंस है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू एक्चुअली आपको हार्ट बीट बताती है कि गिवन टाइम पीरियड में व्हाट इज द एक्चुअल हार्ट बीट ऑफ द patient. So you can easily count the QRS complexes and you can find out if the QRX complexes, the value of QRX complexes is equal to 72 and it is intermediate between 70 to 75, then this means that the patient is normal, and if the value it deviates and the shape of the QRS complex it also deviates, then this means that person is supposed to be suffering from some cardiac disorders. Okay bete, so this is all about the electrocardiogram. Now I am going to tell you what the next topic. ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़ी चीजें सारी रखी हुई हैं, इनको एक बार स्टूडेंट पढ़ लेंगे तो डिफाइन आपने इसी तरीके से करना है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट and it is visible on the monitor screen in the form of a graph, and that graph is represented by PQRS T complexes. Okay बेटे, उसके बाद देखिए now we are going to discuss the types of the circulation which we generally study under double circulation. ठीक है, double circulation is the broader term, but under double circulation we have so many type of circulation, and first type of circulation is pulmonary circulation. Okay, pulmonary circulation, as the name itself indicates, that the term pulmonary is always used for lungs. ठीक है, तो कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि lungs are also involved in the presence of double circulation. ठीक है, why the lungs are involved, you also know that these lungs are actually involved because they have done the oxygenation of the blood. ठीक है, तो you know that कि blood जो है वो सबसे पहले जो है जब एंटर करते हैं कौन से ऑरिकल के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर, तो R stands for right auricle. ठीक है, the blood that is carried by the superior and the inferior vena cava,
And what kind of blood it is? It is the deoxygenated blood, and this deoxygenated blood it finally enters into the right auricle. ठीक. Now what happens? These right auricles they contract. Okay, these right auricles they contract, and what these right auricles do? These right auricles they pour their blood into the right ventricles. Okay, but again the right ventricles is what kind of blood they have? Oxygenated blood. So this oxygenated blood cannot be supplied to the body cells and tissues directly. So its oxygenation is required. ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन जो है वो करना है, क्योंकि आपको करना ऑक्सीजनेशन ऑफ दिस ब्लड. सो अब क्या होगा, ऑक्सीजनेशन के लिए इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, लंग्स के पास. And you know that one pair of lungs is present in the upper part of your body, the thoracic region, and when this deoxygenated blood, it has to enter into the lungs, and they have to be carried by the artery, because that artery it carries the blood from the heart. ठीक है, हार्ट से ये ब्लड कहाँ लेके जा रही है, लंग्स के पास जा रही है, तो इसलिए इस आर्टरी का नाम भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है. ओके बेटे, अब पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स के पास ब्लड लेके जाएगी, एंड यू नो दैट लंग्स में क्या प्रेजेंट है, कैविटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द कैविटी ऑफ द लंग्स. So this oxygen it finally enters into the blood, that is the deoxygenated blood earlier, but as the lungs are saturated with oxygen, so this oxygen it enters into the blood, and now this deoxygenated blood it becomes the oxygenated blood. अब ये क्या बन जाएगा, oxygenated blood. Okay बेटे, because the blood is the oxygenated one, so this kind of blood now enters into which part of the heart? You know that this kind of blood, which is an oxygenated blood, it now enters into the left auricle of the heart. ठीक है, and the similar kind of process is repeat again and again. The oxygenated blood it enters into the left auricle, and after contraction of the left auricle, it enters into the left ventricle, and from the left ventricle, it enters into aorta, and from aorta to various arteries. As I have already discussed, the arteries they have wider diameters. Okay, but there are some of the narrow spaces that are present in the cells as well as the tissues. So these arteries, they later divide into fine tubules, and they are known as arterioles. Okay, and these arterioles, they are later divided into very, very fine tubules, and they are known as capillaries. And these capillaries, they penetrate those narrow spaces, and in this way, blood reaches to narrow spaces of the cells as well. Okay, so this type of circulation it is actually known as the pulmonary circulation. ठीक है, डबल सर्कुलेशन का जो फर्स्ट टाइप है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एंड आफ्टर पल्मोनरी सर्कुलेशन वी हैव अनदर टाइप ऑफ सर्कुलेशन, एंड दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, तो टर्म सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द सेकंड टाइप इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. Okay, systemic circulation क्या कहता है कि when the blood it enters into the right auricle as well as the left auricle simultaneously, then you know that the right auricles they receive what kind of blood? They receive oxygenated blood. Okay, so these right auricles when they receive oxygenated blood, that oxygenated blood it finally enters into the right ventricle, and from the right ventricle we have to reach the lungs, but with the help of an artery that is known as pulmonary artery. ठीक है, तो ये I have already discussed that this type of circulation is known as pulmonary circulation. ठीक, पर वो कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट चैम्बर पे आ जाते हैं, then you know that the left auricle they receive what kind of blood? They receive the oxygenated blood. Okay, so this oxygenated blood need not be sent to anywhere because it is already oxygenated. So this left auricle it finally pour the blood into the left ventricle. So now the left ventricle they have also the oxygenated blood, and from the left ventricle it enters into a magnetic structure, and that is known as aorta. The blood stays here in aorta for some time, and after that this aorta it pours the blood into the arteries. ये ब्लड कौन लेके जाएंगे? आर्टरीज लेके जाएंगे. ये कार्डियक आर्टरीज होंगी क्योंकि हार्ट से ये स्टार्ट हो रही हैं,
and these arteries they finally divided into some finer tubules and they are known as the arterioles. ओके बेटे, तो arterioles जो है वो फिर आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, and these capillaries they finally supply the blood either to the cells, tissues or some other organs. So this type of circulation is known as the systemic circulation. ठीक है बेटे, अब ये तो मैंने आपको बताया about the pathway of systemic circulation. ठीक है, that starts from the heart, from the left auricle of the heart. In the similar way, अब वो कहते हैं कि सेल्स और टिश्यूज में से अगर इसी पाथवे को हम रिपीट करें तो देखिए सेल्स एंड टिश्यूज में से कौन सा ब्लड आएगा, deoxygenated blood आएगा, because you know that oxygenated blood which enters into the cells and tissues, they use that oxygenated blood for their metabolic activities, and as a result what happened, some of the end products of these metabolic reactions they are produced, and one of them is carbon dioxide. Okay, but that carbon dioxide it enters into the blood and makes that oxygenated blood into deoxygen. तो सेल्स और टिश्यूज में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कैपिलरीज वहां पे लेके जाती थी ना, तो सेल्स और टिश्यूज में से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कौन लेके आएंगी, वेन्यूल्स लेके आएंगी. ठीक है, जिस तरह से कैपिलरीज जो है वो आर्टरियोल्स की भी छोटी ब्रांचेस हैं, तो वेन्यूल्स जो है वो उसकी छोटी ब्रांचेस हैं, वेन्स की छोटी ब्रांचेस हैं. तो these venules they finally pour this deoxygenated blood in the veins. And these veins they take this deoxygenated blood and we pour this deoxygenated blood into veins of very large diameter, and they are known as vena cavas. So I have already discussed some of the vena cavas. They have collect the blood from the lower part of the body, and they are known as the inferior vena cava, and some collect the blood from the upper regions of the body, and they are known as the superior vena cava. Okay, बेटे? So this type of circulation it is actually known as the systemic circulation. फिर से सुनेंगे, systemic circulation जो है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि how the movement of the blood it takes place from the heart chambers to the tissues and from the tissues in reverse to the heart chambers. Okay बेटे, तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट ऑरिकल carries oxygenated blood, then it goes into left ventricle, and from the left ventricle it enters into a muscular bag-like structure known as aorta, and from aorta the blood is carried by the arteries to arterioles, arterioles to capillaries. But when this blood it enters into the cells and tissues, the cells and tissues use that oxygenated blood, and later by their metabolic activities, okay, the amount of oxygen, as you know that in the cells and tissues is very less. So this means the carbon dioxide which is present in plenty in the cells and tissues, they finally convert the oxygenated blood into the deoxygenated one, and this deoxygenated blood from the cells and tissues it is carried by the venules, and venules they are the narrow type of veins, and these venules they pour the blood into the veins which have the intermediate size, and these veins they finally pour the blood because so many cells and tissues, veins जो अलग-अलग cells और tissues में से आ जाती है ना, तो join कर लेती है एक बड़ी veins को जिनको vena cavas कहा जाता है. They have wider diameters, and those vena cavas which collect blood from the lower portion they are known as inferior vena cava, and those which collect blood from the upper portion they are known as superior vena cava, and both of them they finally pour the blood into which part of the heart, that is the right one. Okay, but this is known as systemic circulation. And third one is there is one another type of circulation, and that is known as hepatic portal type of circulation. देखो बेटे, always remember if the word pulmonary is used for lungs, this means the word hepatic is always used for liver. ठीक है, तो कहते हैं कि हमारा जो लीवर है और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है they also have their own type of circulation, and that is known as hepatic circulation or hepatic circulatory pathway. ओके, तो कहते हैं कि hepatic circulatory pathway जो है उसमें कुछ blood vessels present हैं. There are some of the blood vessels, ठीक है, and these blood vessels they carry the blood, ठीक है, they carries blood from intestine, या आपकी जो intestine है उसमें से blood collect करती है, and finally they carries the blood from the intestine, and later they pour this blood to liver. ठीक है, liver को ये blood जो है वो भेज देती है,
और उसके बाद वो कहते हैं कि लीवर से ये ब्लड जो है ये कौन से सर्कुलेटरी पाथवे में एंटर हो सकते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेटरी पाथवे में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इंटेस्टाइन वर्ड यूज किया तो इसका मतलब सिर्फ इंटेस्टाइन नहीं है, क्योंकि इंटेस्टाइन भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट कि फूड जब स्टमक से किसके आगे पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, and some of the absorption it is also happen in the large intestine. So here I am saying that intestine is the main site of absorption of food. So special type of blood vessels, they supply blood to the intestine, and from this intestine that blood finally enters into the liver, because liver is the biggest gland of your body, and so many digestive juices they are present in liver which later enters into the gallbladder. ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उसके फर्दर पर्पस के लिए लीवर जो है उसमें से एंजाइम्स आ चुके हैं, और उसके बाद जो भी फूड है, ठीक है, जब वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है तो उसके बाद वो फूड जो है वो ब्लड के जरिए ही अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लीवर के पास ये इंटेस्टाइन वाला जो ब्लड है वो एक्चुअली फूड पार्टिकल्स को लेकर जाता है, और लीवर से उसमें जूसेस जो है वो मिक्स हो जाते हैं, और बिल्कुल उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म्स जब आ जाती हैं तो फिर बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आर्टरीज, आर्टेरियोल्स और जो भी आगे क्या है कैपिलरीज है वो सेल्स एंड टिश्यूज को वो एब्जॉर्ब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फूड के दे देंगी, उसी तरह से वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कलेक्ट कर लेंगे। ओके बेटे, एक अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन, देन यू मस्ट रिमेंबर कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है उसका वही फंक्शन है जो ब्लड का फंक्शन है। ठीक है बेटे, ब्लड का फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, एंड दे आल्सो हैव टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स एज वेल एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो सेम फंक्शन इज ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसके अलावा वो कहते हैं कि एज कि क्या होता है कि ये सेल्स एंड टिश्यूज के पास ब्लड फाइनली पहुंचता है, तो सेल्स एंड टिश्यूज में ऑलरेडी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता गैसेस का एज वेल एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, बल्कि ये सेल्स एंड टिश्यूज से दे आल्सो कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के दो फंक्शन हैं। ओके बेटे, अब see the last two lines that are very important, the coronary system of blood. ठीक है, what is this kind of system? So there are special type of blood vessels that are also supplying blood to the cardiac musculature of the heart, because you know that heart is a delicate organ, a very important organ that is working in your body, and it is involved in the pumping of the blood. So there is a four type of system of circulation, and that is known as coronary system of circulation. ठीक है, ये coronary system of circulation जो है उसके अंदर जो blood vessels involved हैं, those blood vessels which are involved in coronary system of circulation, वो करती क्या है, तो कहते हैं कि these blood vessels they supplies blood। ठीक है, ये सप्लाई करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी, पर किसको सप्लाई करेंगी, ये supplies blood to cardiac musculature। ठीक है, you know that we have used the term cardiac musculature for cardiac muscles, or in other way you can say it is the nodal tissue that covers the entire heart, and that cardiac musculature is very important, because all the action potential which is generated by either by the SA node or by the AB node, it finally spread in the entire heart with the help of this cardiac musculature. So this cardiac musculature cannot work at their own, they receive blood through special type of blood vessels, and this type of circulation of blood, okay, by these special blood vessels which only supply the blood to the cardiac muscles, it is known as coronary system of circulation. ठीक है, how many system of circulation we have studied? Number 1, pulmonary system of circulation. Number 2, systemic system of circulation. Number 3, hepatic portal system of circulation, and number 4, coronary system of circulation. This is clear to all of you, those who are sitting at their home. अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछेंगे फटाफट। Is there any doubt बेटे? Any system I want to explain again if you want, बताइए। हाँ जी, anything is not clear, you please speak up, otherwise problem will be there in examination.
मैम कोरोनरी सिस्टम एक्सप्लेन कर दो एक बार। Okay, bete, listen to me carefully. There are some special type of blood vessels, ठीक है, which are supplying blood only to the cardiac musculature. ठीक है, and if we are using the term cardiac musculature means a special type of muscles that cover the entire heart. ठीक है, why they have covered the entire heart? So these muscles are actually in the form of a network. ठीक है, you know that some bigger patches in the form of sinoatrial node and AB node, they are there in the right auricle. पर वो कहते हैं कि इन्होंने जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है साइनोएट्रियल नोड में या एबी नोड में, तो ये पूरे हार्ट में कैसे स्प्रेड होगा? तो इसलिए पूरा हार्ट जो है इसको किसने कवर किया है? कार्डियक मसल्स ने कवर किया है। और ये कार्डियक मसल्स जो है वो मुफ्त में काम नहीं करते, दे आल्सो रिक्वायर एनर्जी। तो स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर which supply blood only to the cardiac musculature of the heart, and this system of circulation is known as coronary system of circulation. ओके बेटे, पल्मोनरी मींस लंग्स, सिस्टमिक में नॉर्मल है कि हार्ट से सेल्स और टिश्यूज तक कैसे पहुंचा? थ्रू आर्टरीज, एट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। और टिश्यू से वापस कैसे आया? सोचिए, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कैवास। वेना कैवास भी दो तरह की है, सुपीरियर और इंफीरियर। ओके बेटे, हमेशा याद रखिए कि जब हार्ट से टिश्यूज के पास जाएगा तो ब्लड इज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड, और जब टिश्यू से वापस आएगा तो ब्लड इज ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड। वो भी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक बेटे, उसके बाद तीसरा वाला कौन सा था? हिपैटिक। हिपैटिक वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर लीवर बिकॉज लीवर इज योर बिगेस्ट ग्लैंड एंड इट कंटेन्स सो मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. So when the absorption of the food particles it takes place in the intestine, so that blood it finally comes in contact with the liver for its further digestion, because so many enzyme digestive juices have to be entered in this food particles for their further breakdown. तो कहते हैं कि लीवर के पास जो ब्लड वेसल लेकर आते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड, वो कौन सी है? वो ब्लड वेसल्स जो है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट है। और लीवर के पास जब सारा टास्क हो जाता है डाइजेशन का, सारे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और ये लगता है कि 100% डाइजेशन हो चुका है, नाउ दिस फूड इज सुटेबल फॉर सेंडिंग टू द सेल्स एंड टिश्यूज। उसके बाद लीवर जो है उन ब्लड वेसल्स में जो प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स हैं उनको सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देता है और नॉर्मल तरीके से ही वो आगे मूव करना शुरू करता है। ठीक बेटे, और लास्ट में कोरोनरी में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, द ब्लड वेसल्स which supply blood to the cardiac musculature so that the action potential they smoothly occur in them. So that is known as coronary system. This is clear beta? Any question? Yes Jesse, any question beta? हाँ जी, देखो देखो उन्होंने बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट तो होना है बाद में, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है उसके साथ तो सारे ही कनेक्टेड हैं। ठीक है बेटे, पर वो कहते हैं कि उनका चीफ रोल जो है सबसे पहले उन्होंने ब्लड जो है वो कार्डियक मस्कुलेचर तक पहुंचाना है, मतलब हर समय जो उनका मेन रोल है वो कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई करने का। बाद में वो ब्लड जो है कार्डियक मस्कुलेचर जो है उसमें से जो ब्लड है वो मसल्स भी फंक्शन करेंगे, तो इसका मतलब मसल्स में भी काइंड ऑफ कुछ ना कुछ कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो ही रही है ना, तो वो ब्लड जो है उसको लेके तो जाती है, रिटर्न भी लेकर आती है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहीं ना कहीं तो वो कनेक्टेड है। पर मेन रोल उनका क्या है कि वो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखती, उनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? कार्डियक मस्कुलेचर के साथ है। इसीलिए उसको थोड़ा सा सिस्टमिक सर्कुलेशन से अलग करके बताया गया कि ये ब्लड वेसल्स ये 100% जो उनका मेन टास्क है वो कार्डियक मस्कुलेचर से। उसी तरह से हिपैटिक वाले का लीवर से रिलेटेड है, सिस्टमिक में ओवरऑल आ जाएगा और पल्मोनरी में लंग्स के पास जो लेकर जाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स वो आ जाएंगी। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि हमेशा हार्ट के लिए वी हैव यूज्ड द वर्ड दैट हार्ट इज अ ऑटोनोमिक टाइप ऑफ ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, आपका हार्ट जो है वो कैसा है? ऑटोनोमिक। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी और कार्डियक एक्टिविटी, देखो बेटे इसको हमने कैसे स्टडी करना है। तो हियर व्हाट ही सेड that your heart is autonomic in nature, or you can say heart is myogenic। ठीक है, myogenic वर्ड का क्या मतलब है? जो भी उसकी फंक्शनिंग है ना हार्ट की वो इटसेल्फ कंट्रोल करे।
ठीक है, because you know that the entire heart is covered by the cardiac musculature. Sinoatrial node is also present on the right auricle and the uppermost part atrioventricular node is also there. So this means every type of action potential, ठीक है, जो भी action potential है they generate in the heart itself. तो हार्ट जो है उसके अंदर जितने भी एक्शन पोटेंशियल्स है वो हार्ट के अंदर अपने आप जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट 90% ऑफ द हार्ट एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द हार्ट itself. That's why it is known as myogenic, or you can say autonomic in nature. But still, you know that the brain is the control center of your body. तो इसलिए वो कहते हैं कि हार्ट जो है उसकी कहीं ना कहीं फंक्शनिंग जो है उसको ब्रेन भी डायरेक्टली कंट्रोल करता है. There is a very special region present in the medulla oblongata part of the brain. ओके बेटे, तो ब्रेन के अंदर आपको पता है कि एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगटा कहते हैं. और मेडुला ऑब्लोंगटा जो है वो जो हार्ट है उसको इनडायरेक्टली कार्डियक एक्टिविटीज जो है हार्ट की उसको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. तो सभी बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक बेटे. मेडुला ऑब्लोंगटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम एंड दैट इज नोन एज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके जरिए क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगटा जो है वो हार्ट की एक्टिविटीज जो है उसको मॉडरेट कर सकता है. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ nerves that are associated with this autonomic nervous system. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं. देखो तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज टू टाइप ऑफ nerves. ठीक है, one is known as sympathetic nerves. First type of nerves that are associated with autonomic nervous system that is known as sympathetic nerves or neurons. ठीक है बेटे, तो these sympathetic nerves ये क्या करती हैं, तो कहते हैं कि ये हार्ट बीट जो है आपकी, ठीक है, हार्ट बीट का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देती है. they increase the rate of heart beat, number 1. एंड नंबर 2, अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा. तो कार्डियक आउटपुट इट आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, एंड अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो अंडरस्टूड है कि कार्डियक आउटपुट इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज़ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड भी बढ़ रही है. ठीक है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्पीड इट आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है बेटे, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ा देती है. तो टू टाइप ऑफ नर्व्स आर एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्व्स. ठीक है, दे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द हार्ट एक्टिविटीज, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट and as a result cardiac output it also increases and ventricular contraction speed it also increases. ठीक है, but there are another type of nerves and they are known as the parasympathetic nerves. So these parasympathetic nerves they work antagonistically to the sympathetic nerves. Okay, but how they work antagonistically? If the sympathetic nerves they increase the heartbeat, then this parasympathetic nerves they decrease the heartbeat, and if the heartbeat decreases, this means the cardiac output also decreases, and the rate of action potential it also decreases, and the ventricular contraction speed it also slows down. ठीक है बेटे, तो ये दोनों चीजें जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसके हेल्प से काम करता है, तो देयर इज अ रीजन प्रेजेंट इन द कौन से ब्रेन में प्रेजेंट है, ये अभी आपको बताया था, मेडुला ऑब्लोंगटा. इट इज प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन. ठीक है, लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो हिंड ब्रेन में आपको याद आ रहा होगा तीन चीजें थी, कौन कौन सी. Number 1, yes, cerebellum is also there and pons varoli is also there. ठीक है बेटे, cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. I have also tell you one story related to medulla oblongata through that serial Byomkesh Bakshi. याद है, एक person, एक medical student and he prick a needle in the medulla oblongata and kill so many people. And later the detective Byomkesh Bakshi they find out, because every time that a student underline those important lines that are given in his book,
So here he has written that medulla oblongata is a sensitive region of the brain, and if a needle is pricked in that region, then that means the death of that person takes place. And in this way, he has done so many murders, and the mystery is solved by the detective when he saw his book. Okay, बेटे? तो ये बहुत साल पहले ये एक सीरियल आता था, उसमें बताया था, मैंने आपको लास्ट ईयर बताया भी था. अब देखिए एक और चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है, द एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स. ठीक है, तो इस साल आप फिर से पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में इन द लास्ट चैप्टर. कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चैप्टर है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स. एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला. तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो उसमें से एक हार्मोन जो है वो कल मैंने आपको बताया था कौन सा हार्मोन है. तो दैट हार्मोन इज एड्रिनलिन हार्मोन. इट इज आल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ फ्लाइट. ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहते हैं. और आपको पता है कि वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है. इट कंस्ट्रिक्ट योर ब्लड वेसल्स, एंड इफ योर ब्लड वेसल्स गेट कंस्ट्रिक्ट, व्हाट हैपेंस? The flow of blood increases, it moves towards your heart, and as a result more and more blood enters into the heart. So pumping action of heart also increases, and the cardiac output it also increases. Okay, bete? So we have done up to this. So revise and go through the topic today only, and tomorrow we will discuss disorders of circulatory system. ठीक है, उसके बाद we will discuss the NCERT question, और फिर आपकी चॉइस से जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा चैप्टर की रिवीजन करेंगे एक बार फिर से. ठीक, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ तक